फार्मा और बायोटेक जैसी इंडस्ट्रीज में एक रोल है वैलिडेशन इंजीनियर का। नाम तो सुना होगा, लेकिन ये करते क्या हैं? इनका काम आखिर है क्या? चलिए इस जरूरी ब्लूप्रिंट को जरा आसान भाषा में समझते हैं। तो वैलिडेशन इंजीनियर सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, पेपरवर्क। अक्सर लोगों को लगता है कि इनका काम बस डॉक्यूमेंटेशन का है, पर क्या सच में ऐसा है? ये इसके पीछे कहानी कुछ और ही है। चलिए इस आम गलतफहमी को आइए आराम से आगे क्लियर करते हैं। तो चलिए इस पेपरवर्क वाली इमेज से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस रोल का असली मतलब क्या है। क्योंकि देखिए, इसे सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब समझने की गलती बहुत लोग करते हैं। सच्चाई इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। इसको ऐसे सोचिए, एक वैलिडेशन इंजीनियर ना एक पोल की तरह है। एक तरफ है मशीन की टेक्निकल परफॉर्मेंस और दूसरी तरफ है पेशेंट की सेफ्टी। ये इंजीनियर उन दोनों के बीच का वो क्रिटिकल ब्रिज है। ये कोई सिंपल एडमिन रोल नहीं है, ये वो आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है जो टेक्नोलॉजी को इंसान की सुरक्षा से जोड़ती है। तो इनका मेन काम क्या है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, इनका काम है टेक्निकल परफॉर्मेंस को रेगुलेटरी प्रूफ में बदलना। मतलब वो ये लिखित सबूत देते हैं कि हर मशीन, हर सिस्टम बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। और ये सबूत भी ऐसे वैसे नहीं, GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जैसे बड़े और सख्त स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए। और ये जो प्रूफ है ना, ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इस रोल की सबसे बड़ी, सबसे अहम जिम्मेदारी सीधे सीधे पेशेंट सेफ्टी से जुड़ी है। एक तरह से ये लोग कंप्लायंस के असली गार्डियन हैं। देखिए, फार्मा इंडस्ट्री में प्रोडक्ट की क्वालिटी कोई चॉइस नहीं है, ये सिर्फ एक गोल नहीं है, बल्कि ये कानूनी जरूरत है। अगर सिस्टम को ठीक से वैलिडेट ना किया जाए ना, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट में जो दवाई जा रही है वो पेशेंट के लिए सेफ है भी या नहीं। सोच के देखिए, इसीलिए ये रोल इतना क्रिटिकल है। एक बहुत ही मशहूर कहावत है इस फील्ड में कि डॉक्यूमेंट्स सिस्टम की क्वालिटी के बारे में आपसे पहले बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? सिंपल, जब भी कोई इंस्पेक्शन या ऑडिट होता है ना, तो सबसे पहले आपके बनाए हुए डॉक्यूमेंट्स ही देखे जाते हैं। वही सिस्टम की क्वालिटी की पहली और सबसे जोरदार गवाही देते हैं। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि प्रूफ इंपॉर्टेंट है, लेकिन सवाल ये है कि ये प्रूफ बनता कैसे है? एक वैलिडेशन इंजीनियर आखिर अपने डेली काम में एक प्लान को, एक आइडिया को आखिरी सबूत में बदलता कैसे है? चलिए उनके वर्कफ्लो पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये पूरा काम एक सेट प्रोसेस के हिसाब से चलता है। स्टेप 1, सबसे पहले बनता है एक वैलिडेशन मास्टर प्लान और होता है रिस्क असेसमेंट। मतलब पूरे प्रोजेक्ट का एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है। फिर आते हैं URS जैसे डॉक्यूमेंट्स, जिसमें लिखा होता है कि सिस्टम को आखिर करना क्या क्या है। उसके बाद शुरू होता है असली एग्जीक्यूशन। IQ में चेक होता है कि सिस्टम आकर ठीक से इंस्टॉल हुआ या नहीं। OQ में देखा जाता है कि सिस्टम अपनी औकात में, अपनी रेंज में ठीक से काम कर रहा है या नहीं। और फिर PQ में यह पक्का किया जाता है कि सिस्टम लगातार कंसिस्टेंटली सही परफॉर्मेंस दे रहा है। और इन सब के बाद इन सब का फाइनल डॉक्यूमेंटेड एविडेंस तैयार होता है। ये प्रोसेस शायद थोड़ा टेक्निकल लग रहा हो, तो चलिए इसको आसान बनाते हैं। एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक नया इक्विपमेंट टेस्ट करना है, तो टेस्टिंग शुरू होती है। IQ फेज में पहले ये चेक होगा कि इंस्टॉलेशन सही है या नहीं। फिर OQ फेज में चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। यहां अलार्म्स और इंटरलॉक्स को टेस्ट किया जाता है। मतलब जानबूझकर देखा जाता है कि अगर सिस्टम फेल हो तो क्या होता है। और इस पूरे प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सारा रॉ डेटा एल्कोआ प्लस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक रिकॉर्ड करना। इसका मतलब है कि डेटा एट्रीब्यूटेबल, लेजिबल, कंटेम्पोरेनियस, ओरिजिनल और एक्यूरेट होना चाहिए। हर चीज का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ साफ। तो ये साफ है कि ये काम बस एक लिस्ट पकड़ के चेकबॉक्सेस टिक करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली काम तो ये समझना है कि ये टेस्ट हो क्यों रहा है, और अगर बाई चांस कोई फेलियर हो जाता है तो उसका असली मतलब क्या है, उसका असर क्या होगा। यहीं पर क्रिटिकल थिंकिंग यानी गहरी सोच सबसे ज्यादा काम आती है। और ये जो क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है ना, ये इसलिए इतनी जरूरी है क्योंकि इसी से आम गलतियों से बचा जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं उन आम गलतियों की जो इस फील्ड में होती हैं और उनसे बचने के लिए सही माइंडसेट क्या होना चाहिए। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी कि वैलिडेशन बस एक वन टाइम जॉब है, एक बार किया और काम खत्म। पर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है।
असलियत में ये एक ऑनगोइंग यानी लगातार चलने वाला लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है। ये प्रोसेस कभी रुकता नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए सिस्टम में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर अपडेट आया, या फिर इक्विपमेंट को बस एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट किया गया। इतने से चेंज के लिए भी एक इंपैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि इस चेंज से सिस्टम के वैलिडेशन स्टेटस पर कोई असर तो नहीं पड़ा। देखा, यह हमेशा चलता रहता है। एक और आम गलत सोच कि हर चीज पहली बार में ही पास हो जानी चाहिए। अगर फेल हो गया मतलब सब गड़बड़ है। लेकिन प्रोफेशनल रियलिटी बिल्कुल अलग है। यहां फेलियर्स को प्रॉब्लम नहीं बल्कि एनालिसिस यानी विश्लेषण करने का एक मौका माना जाता है। जब भी कोई फेलियर होता है ना, तो एक प्रोफेशनल इंजीनियर घबराता नहीं है, वो एक डेविएशन रेस करता है। फिर शुरू होता है रूट कॉज एनालिसिस, यानी उस गलती की जड़ तक पहुंचना। असल में यहीं पर उनकी एनालिटिकल सोच, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का असली टेस्ट होता है। तो अब तक हमने काम को समझा, माइंडसेट को समझा, अब बात करते हैं करियर की। इस सब का मतलब एक करियर के तौर पर क्या है, इस करियर पाथ में आगे क्या है, चलिए देखते हैं। अगर पूरे काम को 4 सिंपल पॉइंट्स में बांटा जाए तो एक वैलिडेशन इंजीनियर ये पक्का करता है कि नंबर 1, सही सिस्टम सही तरीके से इंस्टॉल हो। नंबर 2, सिस्टम ठीक वैसा ही चले जैसा उसे चलने के लिए डिजाइन किया गया है। नंबर 3, सिस्टम का परफॉर्मेंस हमेशा हर बार एक जैसा रहे। और नंबर 4, सिस्टम हमेशा एक स्टेट ऑफ कंट्रोल में रहे, मतलब कंट्रोल से बाहर ना जाए। और हां, ये एक हाई डिमांड करियर पाथ है। मार्केट में इसकी जरूरत हमेशा रहती है। अगर स्किल्स सही हैं तो इसमें आगे बढ़ने के, लीड और मैनेजर जैसे बड़े रोल्स तक पहुंचने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। तो इस फील्ड में सफलता की चाबी क्या है? बस 2 चीजें। पहली, टेक्निकल क्लैरिटी, मतलब टेक्निकल चीजों की बिल्कुल साफ साफ समझ। और दूसरी और शायद सबसे जरूरी, रिस्क बेस्ड थिंकिंग, मतलब हर डिसीजन लेने से पहले उसके रिस्क को समझना और उसके हिसाब से काम करना। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, कंप्लायंस का गार्डियन बनने के लिए जो ये रिस्क बेस्ड थिंकिंग चाहिए, ये आखिर डेवलप कैसे होती है? क्या ये सिर्फ एक्सपीरियंस से आती है या ये एक माइंडसेट है जिसे सीखा जा सकता है? सोचने वाली बात है।